वो देखो, वो आ गई इस कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट, जिसका चक्कर मोहित से चल रहा था, लेकिन वो तो इसका इस्तेमाल करके इसे बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग गया। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी नैना की भाभी ऑटो में उसके कॉलेज पहुंचती है। भाभी, आप यहाँ? हाँ, तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था। तभी भीड़ में खड़ी लड़की रितु बोल पड़ती है, आपको वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात यह है कि प्रिंसिपल ने आपको ये बताने के लिए बुलाए है कि आपकी ये प्यारी ननद प्रेग्नेंट है। क्या? नैना, क्या ये सच है? नैना नजरें झुकाए खड़ी रहती है। पूजा समझ जाती है कि वो सब जो कह रहे हैं वो सच है। वो गुस्से में नैना को लेकर घर आती है। क्या हुआ है नैना, और तू रो क्यों रही है? ये सब इसके घड़ियाली आंसू हैं जी। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आपकी ये प्यारी बहन नैना बिन ब्याही माँ बनने वाली है। तुम होश में तो पूजा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और दो छूटे से जब लोगों में ये बात फैलेगी कि मेरी ये ननद बिन ब्याही माँ बनने वाली है, तो हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। पूजा अपनी ननद को गुस्से में खूब कोसती है। इतने ताने सुनकर नैना खुद को कमरे में बंद करके खूब रोती है। मोहित, मोहित, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। काश कि मैंने तुम्हारे प्यार में पड़कर वो गलत कदम नहीं उठाया होता। नैना जमाने के साथ चलने वाली एक खुश मिजाज लड़की थी। शहर आते ही उसे अपने कॉलेज में पढ़ रहे लड़के मोहित से प्यार हो जाता है। मोहित एक आवारा लड़का था। वो तो मौका ढूंढता था ऐसी लड़कियों को फंसाने का। ऐसे ही एक रोज, अरे मोहित का फोन आ गया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ नैना, कहाँ हो यार? डेट के दिन भी वेट। बस निकल रही हूँ। नैना तैयार होकर कॉलेज के बहाने मोहित के साथ घूमने निकल जाती है, लेकिन गर्मी का बहाना बनाते हुए और अकेले में वक्त गुजारने का कहकर मोहित उसे एक होटल में ले जाता है। मोहित, तुम तो मुझे डेट पर लेकर जाने वाले थे, फिर तुम मुझे इस हनीमून स्वीट रूम में लेकर क्यों आए हो? वही करने जो सब करते हैं। लेकिन ये सब तो शादी के बाद ही ठीक लगता है ना मोहित। हाँ तो शादी भी कर लेंगे ना, कौन सा मना कर रहा हूँ। देखो नैना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। मोहित मीठी मीठी बातें करके भोली भाली नैना को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसका फायदा उठाता है। फिर एक रोज अचानक ही उस शहर से गायब हो जाता है। नैना को कॉलेज में उल्टियां होने लगती है और वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। उसे जल्दी से कॉलेज के मेडिकल रूम में ले जाया जाता है, जहां उसके साथ सारे कॉलेज को ये बात पता चलती है कि वो गर्भवती है। हे भगवान, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी भाभी जल्दी से उसके कॉलेज पहुंचती है, जिसके बाद सबके सामने नैना की सच्चाई आ जाती है। दरअसल नैना पहले अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी, लेकिन 12वीं पूरी होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर में रहने वाले अपने भैया भाभी के पास आ गई, जहां एक कॉलेज में एडमिशन लेकर वो आगे की पढ़ाई करने लगी। लेकिन मोहित ने गांव की भोली भाली नैना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उसका गलत फायदा उठाया। रौनक, हमें इसे फैमिली डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। हमें नैना का अबॉर्शन करवाना होगा। नैना भी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद नैना को न जाने क्या होता है कि वो अबॉर्शन करवाने से मना कर देती है। इस बात से पूजा और भी गुस्से में आ जाती है। एक सुबह, अरे ओ महारानी, अभी तक सोई पड़ी है। चल उठ, रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें जाकर मांज। यहाँ मुफ्त में पड़े पड़े रोटियां नहीं मिलेंगी। और हाँ, अब तो इस घर में ही रहेगी, तुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उधर पूजा फोन करके ये बात गांव में रहने वाली अपनी सास को भी बता देती है। वो पहली गाड़ी से ही दिल्ली पहुंच जाती है। ये क्या है नैना, तू पेट से है? अरे ये पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सारी बिरादरी में हमारी नाक कटवा कर रख दी। ना जाने किसका पाप अपनी कोख में लिए घूम रही है। ऐसा मत कहो माँ, तू पागल हो गई है क्या? तू बिन ब्याही गर्भवती हो गई है। अब कौन तुझसे ब्याह करेगा? सारा समाज हम पर थूकेगा। चल तू अभी मेरे साथ चल और ये बच्चा गिरा दे। नहीं माँ, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना ही होगा। तू मेरी बात सुन क्यों नहीं रही? लेकिन नैना अपनी माँ की भी बात नहीं मानती और वो इस बच्चे को गिराने से इनकार कर देती है। अब वो घर पर ही रहती है और घर के सारे काम काज करती। क्या हुआ मेरी कलमुही ननद? बर्तन अच्छे से घिसो। हाथ में दम नहीं है क्या? बड़े धीरे धीरे हाथ चला रही है। चक्कर तो बड़ी जल्दी चला लिया था तूने, और ऊपर से कुंवारी ही गर्भवती होकर भी बैठ गई। लेकिन अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार देख जानकी को बहुत बुरा लगता है और वो पूजा से कहती है, बहू तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो गई इससे गलती। बहक गए जवानी में कदम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब इसको रोज ताने दे देकर ही जीते जी मार दिया जाए। माँ जी, आप तो अब चुप ही रहिए। माँ रहने दो,
अब मुझसे गलती हुई है तो उसकी सजा तो मुझे मिलेगी ही ना। पूजा अब अपनी ननद से पूरी तरह नौकरानी की तरह काम लेती, लेकिन उसका भाई उसके लिए चुपके से फ्रूट जूस और उसकी पसंद की चीजें खाने के लिए ले आता। ऐसे ही उसके 9 महीने पूरे होने वाले होते हैं। एक रोज, रौनक भैया मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ रुको, मैं अभी देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है फालतू में खर्चा करने की। कोई अवार्ड जीत कर नहीं आई है, उल्टा हमारी नाक ही कटवा कर आई है। चुपचाप से सरकारी अस्पताल में जाकर टेस्ट करवा लो, वहीं इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। नहीं तो प्राइवेट अस्पताल में कौन इतने पैसे खर्च करेगा। पाप करे कोई और भोगे कोई। नैना न माँ के लिए सरकारी अस्पताल चली जाती है और सारा दिन गर्मी में लंबी लाइन में खड़ी रहकर अपना नंबर आने का इंतजार करती है। लेकिन वापस लौटते वक्त कि तभी रौनक वहां आ जाता है, फिर अपने साथ उसे घर ले आता है। तुम यहाँ पर आराम करो। आहा, बड़ा तरस आ रहा है अपनी बहन पर। आज अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता पूजा। तुम मुझ पर दाना पानी लेकर क्यों चढ़ रहे हो? मुंह काला करे तुम्हारी बहन और बातें सुनूं मैं। चुप करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आप दोनों मेरी वजह से आपस में मत लड़िए। एक बार डिलीवरी हो जाए फिर मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं मेरी बहन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्यों बड़ा प्यार आ रहा है अपनी इस कुलच्छनी बहन पर? जहाँ जाना है जाए हमारी बला से। ना जाने इसने ऐसा करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा। इससे तो अच्छा होता ये अपना अबॉर्शन करवा लेती और इस बच्चे के साथ ये भी इस दुनिया से चली जाती। ये सुनते ही नैना जोर जोर से रोने लगती है। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो भगवान के लिए बुरा भी मत बोलो। नैना ने तो उसी दिन इस बच्चे को अबॉर्ट करने का फैसला कर लिया था जब हम इसे अस्पताल लेकर गए थे। लेकिन वहां जाकर इसे पता चला कि तुम्हारी जो रिपोर्ट्स आने वाली थी वो आ गई हैं और उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम कभी माँ ही नहीं बन पाओगी। और वो जानती थी कि तुम बच्चे के लिए कितने सालों से तड़प रही हो, लेकिन लाख मन्नतें करने के बाद भी तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा था। तब नैना ने मुझसे कहा कि कोई बच्चे के लिए इतना तड़पता है और मैं हूं जो एक बच्चे की जान ले रही हूं। इसलिए उसने फैसला किया कि वो इस बच्चे को तुम्हारे लिए जन्म देगी और उसके पैदा होते ही उसे तुम्हारी झोली में डाल देगी। ये सब सुनकर पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नैना से अपने किए के लिए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो नैना, मुझे नहीं पता था कि मेरी ये ननद अपनी भाभी से इतना प्यार करती है जो उसकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने चली थी। ये देख सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से नैना को उल्टी जैसा होने लगता है और वो बाथरूम की ओर भागती है, जहां वॉमिट होने के कुछ देर बाद ही उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। भाभी, माँ, पूजा और जानकी बाथरूम में जाती हैं, जहां नैना दर्द से तड़प रही होती है। माँ जी, लगता है नैना की डिलीवरी का वक्त आ गया है। फिर तो हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। नहीं माँ जी, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इससे इन दोनों की जान को खतरा हो सकता है। माँ जी, आज अपनी इस ननद की डिलीवरी ये भाभी करेगी और वो भी इस बाथरूम में। बहू, लेकिन तुम? हाँ माँ जी, मेरी दाई माँ थी, मैंने उन्हें कई बार डिलीवरी करवाते हुए देखा है। साथ ही मैंने वाटर बर्ड डिलीवरी की भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। अब मैं ही इसकी डिलीवरी करवाऊंगी। माँ जी, गीजर ऑन कर दीजिए और इस बाथटब को गुनगुने पानी से भर दीजिए। इसके बाद वो नैना का हाथ पकड़कर उसे बाथटब में बिठाती है, जिसके बाद वो बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है और उसकी डिलीवरी करवाने लगती है। बाहर खड़ा रौनक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। फिर कुछ दिन बाद, अरे मेरा राजकुमार, आज तुझे काला टीका लगा दूं, कहीं नजर ना लगे। पूजा गोद में मुन्ना को लेकर बैठी थी। उस दिन उसका नामकरण था। घर में सब बहुत खुश थे। नैना अपने भाई भाभी को खुश देखकर बहुत खुश थी और वो दोनों तो मानो दिल ही दिल नैना को खूब धन्यवाद कह रहे थे। कुछ समय बाद नैना ने पढ़ाई फिर शुरू कर दी और स्टडी कंप्लीट होते ही वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। गांव में पली बढ़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बढ़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है, रीना बहू, देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया।
ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है, वो हर चीज में कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे इसको। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीना गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे रीना कहाँ रह गई, जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रीना सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं, अब यूं आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रीना सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच फिर से। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है, फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है, तू राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे, बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। हे भगवान, बहू तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी हैं? वो लकड़ियां तो मैंने लोहरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोहड़ी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना। माँ जी आप तो जानती ही हैं, मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है कि तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमित जी? मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फोन देती है तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह से रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला 1 दिन के अंदर ही कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे ना तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो, अगर 1 दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता, जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। देखा माँ, तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, ये हमें हमेशा सही फल ही देता है।
तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है।